हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मीनिंग एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब भी हम किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस एसेट से हमको कितना रिटर्न मिलेगा उसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ दैट कैपिटल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, the concept of marginal efficiency of capital is useful in the theory of income determination. Income determine करने में भी marginal efficiency of capital का इस्तेमाल किया जाता है. The investment depends on marginal efficiency of capital and rate of interest. जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमको क्रेडिट या लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है. दूसरा, हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से, उस इन्वेस्टमेंट से हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना है. इन दो पे डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट. सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन द शॉर्ट रन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड द मार्जिनल एफिशिएंसी अफेक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. तो शॉर्ट रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है. तो दो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो एम्प्लॉयमेंट की जो भी सिचुएशन होगी इकोनॉमी में वो कौन अफेक्ट करेगा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ओके, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट होता है. If rate of marginal efficiency of capital increases, then the rate of interest investment will go up. क्या होता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? लोग बढ़ा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने क्रेडिट लिया 7% पे, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको क्रेडिट मिला और वो हमने सामने इन्वेस्ट किया ऐसे एसेट में जहाँ से हमको कितना रिटर्न मिल रहा है? 10%. तो यहाँ पे एमईसी हो जाएगा 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 7%. यहाँ पे हमारा फायदा है, यानी कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने क्रेडिट लिया और जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 10%. तो जब ये सिचुएशन होती है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. The concept of marginal efficiency of capital refers to the rate of profit expected to be made from investment in certain capital asset. हमने जिस capital asset में invest किया है वहाँ से हम कितना rate of profit expect कर सकते हैं उसको बोलते हैं marginal efficiency of capital. The marginal efficiency of capital is that rate of discount which would equate the price of fixed capital asset with its present discounted value of expected income. इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं. सबसे पहले तो प्राइस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट यानी कि सप्लाई प्राइस, और दूसरा एक्सपेक्टेड इनकम यानी कि एक्सपेक्टेड इनकम फ्लोज सप्लाई प्राइस. ओके, सो सबसे पहले एंटिसिपेटेड इनकम फ्लोज का टाइम स्पेन जो फर्स्ट था, यानी कि प्रोस्पेक्टिव रिटर्न या एक्सपेक्टेड इनकम एक ही बात है. इट इज द टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द एसेट ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ. अगर हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसका एक लाइफ स्पेन होता है, उस लाइफ स्पेन में वो तुमको कितना रिटर्न देगी उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम दैट एसेट. The income flows from capital investment is the gross income flows. जब भी कोई कैपिटल खरीदा जाता है, कैपिटल एसेट हम परचेज करते हैं, उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी होता है. यानी कि एक एसेट की पूरी लाइफ स्पैन में वो हमको जितना प्रॉफिट जनरेट करके देता है उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम फ्लो. लेकिन एसेट क्या होता है? उसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज होती जाती है, यानी कि डेप्रिसिएशन उस पर लगता है. तो उस ग्रॉस इनकम में हमको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? उससे माइनस करना पड़ेगा. So it is necessary to deduct the depreciation allowance from it. और जब ग्रॉस इनकम में से हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट इनकम फ्लोज. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल गेट क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट प्रोस्पेक्टिव रिटर्न इज. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर प्राइस ऑफ मशीन कितना है? 10,000 एंड लाइफ स्पेन मशीन का है 3 years. ओके, प्रोस्पेक्टिव रिटर्न यानी कि उस मशीन से फर्स्ट ईयर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 8,000 रुपीज जनरेट करके देगी. सेकेंड ईयर एक्सपेक्टेशन इज ऑफ 4,000 रुपीज एंड थर्ड ईयर 3 साल का लाइफ स्पेन है, सो तीसरे साल कितना एक्सपेक्ट किया? 3,000. पूरे लाइफ स्पेन में उसने हमको कितना इनकम जनरेट करके दिया? 15,000. तो ये जो 15,000 है इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रिटर्न. एक एसेट ने अपने पूरे लाइफ स्पेन में कितना रिटर्न हमको दिया है.
अब इससे हम एनुअल इनकम फ्लो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ईयरली इनकम फ्लो इक्वल्स टू टोटल कितना एक्सपेक्टेड है 15,000 डिवाइड बाय ईयर कितना है 3 इयर्स, तो 15,000 डिवाइड बाय 3 आया 5,000। तो ये जो 5,000 है ये हो जाएगा ईयरली इनकम फ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाज सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल इक्विपमेंट इज डिफाइंड एज सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट होता है या हम कोई नया कैपिटल एसेट खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं सप्लाई प्राइस। इसमें जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो न्यू एसेट है उसी के प्राइस को हम बोलेंगे सप्लाई प्राइस। ओके, इसका एक फॉर्मूला है, सप्लाई प्राइस इक्वल्स टू Q1 डिवाइड बाय 1 प्लस R रेज टू 1। अब इसमें ये जो Q है, Q का मतलब है एंटिसिपेटेड इनकम। अब उस एसेट की लाइफ स्पेन जितनी हो उसके हिसाब से फॉर्मूला है। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर जब तक उसकी लाइफ स्पेन हो, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनल ईयर। Q1 डिवाइड बाय 1 प्लस R रेज टू 1, जो ईयर है वही पावर होगी, प्लस Q2 यानी कि सेकेंड ईयर से एक्सपेक्टेड इनकम डिवाइड बाय 1 प्लस R रेज टू 2। देन करते करते फाइनल ईयर जो भी इसका लाइफ स्पेन होता होगा एसेट का, 3 इयर्स और 5 ईयर, ये फॉर्मूला तब तक कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो आर, यहाँ पे आर क्या है, आर का मतलब है डिस्काउंटेड रेट। अब इसी पूरे फॉर्मूले में एक एग्जांपल रख के हम समझेंगे MEC क्या होता है। फॉर एग्जांपल सप्लाई प्राइस यहाँ पे कितना लिया है 3,000, जो भी एसेट है उसकी लाइफ स्पेन कितनी 2 इयर्स। ये जो आर है ये हमने यहाँ पे सपोज किया है लेट R इज इक्वल्स टू 10%, तो R 10% दिया है। प्रोस्पेक्टिव रिटर्न, क्योंकि लाइफ स्पेन 2 इयर्स की है, सो फर्स्ट ईयर से एक्सपेक्ट किया है 1100 और सेकेंड ईयर से 2420। अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, सप्लाई प्राइस कितना है 3000 इक्वल्स टू Q1 यानी कि फर्स्ट ईयर से एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 1100 डिवाइड बाय 1 प्लस R। 1 प्लस R क्या है, परसेंटेज है, सो 10% इक्वल्स टू 10 upon 100, so 1 plus 10 upon 100 plus Q2 यानी कि सेकेंड ईयर से एक्सपेक्टेड रिटर्न 2420 डिवाइड बाय 1 plus R यानी कि 1 plus 10 upon 100 रेज टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 10 was 10 plus 1 11 plus 11 by 10। यहाँ पे भी सेम 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 by 10 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 1100 डिवाइड बाय 11 बाय 10 प्लस 2420 डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर 1 to 1 और 10 का 100। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। सो 1100 इंटू 11 बाय 10 का क्या हो जाएगा 10 बाय 11 प्लस 2420 डिवाइड बाय 121 बाय 100, ये फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। सो 2420 इंटू 100 डिवाइड बाय 121, यहाँ से 11 1 जा और 1 to 1 2 जा, 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 प्लस 20 इंटू 100 2000, 100 प्लस 200 कितना आया 3000। अब वो जो डेफिनेशन है उस पर हम जाते हैं एक बार। क्या लिखा है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि आर हमने क्या लिया था 10 लिया था ना, आर 10% रखने से क्या हुआ लास्ट में, हमारा सप्लाई प्राइस और एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी एक ऐसा रेट ऑफ डिस्काउंट होता है जो सप्लाई प्राइस और एक्सपेक्टेड इनकम को क्या कर देता है, इक्वेट कर देता है। ओके, नाउ डेफिनेशन वुड बी क्लियर टू यू। देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3000 इक्वल्स टू 3000, ये था सप्लाई प्राइस और ये क्या आया एक्सपेक्टेड इनकम फ्लो। सो वी कैन से दैट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल is that rate of discount which equates the value of supply price and anticipated income flow. Next is factors affecting MEC. So it is divided into 3 sections. सबसे पहला है capital investment. There is negative relationship between investment and MEC. Negative relation long run में होता है, ठीक है। कैसे, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे कैपिटल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, लेकिन सामने जो सप्लाई है वो उतना ही है,
तो क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जो एसेट है उसका प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ मशीनरी बढ़ जाएगा। जब एसेट का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो तुमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया होगा उससे कम ही मिलेगा, इसलिए एमईसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड रीजन क्या है नेगेटिव रिलेशन का, व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। अब अपने को पता है कि अगर सप्लाई बढ़ता है और डिमांड एज इट इज रहता है, यानी कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, डिमांड नहीं है सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सोल्ड आउट करने के लिए प्राइस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब जब प्राइस कम कर दिया तो जितना प्रॉफिट हमने सोचा था उस एसेट से मिलेगा, अब हमको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एंटिसिपेटेड इनकम फ्लो रिड्यूसेस, जिसकी वजह से एमईसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, थर्ड रीजन इज व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑब्जर्व, यानी कि जब इकोनॉमी में जरूरत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, फिर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जो तुमको रिटर्न मिलेगा वो डिमिनिशिंग होगा। और जब रिटर्न डिमिनिशिंग है तो वैल्यू क्या होगी, एमईसी की रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फैक्टर्स। Short term factors is defined as a state where the size of the firm remains constant, यानी कि हम फर्म की साइज को शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आउटपुट इंक्रीज करना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में कोई भी चेंज करता नहीं है, ठीक है, लेकिन कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट पीरियड। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि टेक्निक, पॉपुलेशन, मार्केट टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती हैं। In the short period, the expectation is based on the near future estimated according to Keynes। अब लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट रन में तो करते नहीं है, वो भी फ्यूचर एस्टिमेशन होता है, तो उससे भी कुछ खास डिमांड में फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एट द एंड इन शॉर्ट कीन्स ये कहना चाहते हैं कि शॉर्ट रन फैक्टर्स जो होते हैं वो एमईसी को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो लॉन्ग रन फैक्टर्स जो हैं सिर्फ वही अफेक्ट करेंगे। अब उसमें क्या क्या आता है, in long run it is possible to make changes in the factors of production, new capital equipment can be installed or size of the unit can be expanded। long run में सारे factors of production हम बदल सकते हैं, हम अपने asset को increase कर सकते हैं, अपने firm को expand कर सकते हैं, तो long run में affect करेंगी चीजें। एमईसी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग वेरिएबल। सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो बदलते हैं, यानी कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है या एग्जिस्टिंग एसेट है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर में न्यू इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए तो उस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसी तरीके से जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से एमईसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। न्यू टेक्नोलॉजीज कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल leading to an increase in MEC। Second is population rate and structure। जब भी population increase होगा मार्केट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ MEC भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इज वेज रेट। इफ वेज रेट रिड्यूसेस, वेज रेट में दोनों एक्सपेक्ट है। इफ वेज रेट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस, एक्सपेक्टेड इनकम फ्लो इंक्रीजेस, दस एमईसी इंक्रीजेस। अगर लेबर्स को जो हम वेज दे रहे हैं वो हमने कम कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी जो इनकम एक्सपेक्टेड इनकम वो बढ़ जाएगी, और जब एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ती है तो एमईसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब लॉन्ग रन में क्या होगा, ऑन द अदर हैंड अगर वेजेस कम हुए तो इनकम ऑफ द लेबरर्स विल रिड्यूस, और जब लेबर्स की इनकम कम हो जाएगी तो वो लोग डिमांड भी रिड्यूस कर देंगे, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट था एक्सपेक्टेड वो हमको अब नहीं मिलेगा, तो एमईसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वेज रेट में दोनों ही एक्सपेक्ट हैं। शॉर्ट रन में रिड्यूस इन वेज रेट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एमईसी, लेकिन यही चीज अगर लॉन्ग रन में चली जाएगी तो एमईसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर assumptions। हाँ, the expectation of investors about future market condition can impact MEC। if investors expect high profit, MEC will go high and investment will increase। अगर ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा देंगे, MEC की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और रिवर्स केस में उल्टा, अगर वो एक्सपेक्टेशन उनकी लो है तो MEC की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ इज टैक्सेशन।
Rise in taxation reduces the profit margin and value of MEC. In the reverse case, the value of MEC will rise. जब भी टैक्स बढ़ता है तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम होता है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जब डिमांड कम हो जाएगी तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से MEC की वैल्यू विल ऑल्सो रिड्यूस एंड रिवर्स द केस. State expenditure. The expenditure made by the state increases the profitability of the investment. This also increases the consumption and the value of MEC. जब भी कोई स्टेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी. और जैसे ही डिमांड बढ़ी तो वैल्यू ऑफ MEC विल ऑल्सो इंक्रीज. Seventh is new machines and depreciation cost. If the machine lasts for more years than anticipated, value of MEC will increase. If it lasts for less year than anticipated, the value of MEC will reduce. Okay? अगर कोई एसेट खरीदा है और उसकी लाइफ स्पेन कितनी है 5 years, लेकिन अगर वो 6-7 साल चल जाती है, इसका मतलब है कि उस एसेट ने हमको ज्यादा रिटर्न दिया है, तो उस केस में क्या होगा, MEC की वैल्यू विल इंक्रीज. नाउ अगर किसी एसेट की लाइफ स्पेन 5 years है लेकिन वो 4 साल में ही खराब हो गई, तो उस एसेट ने हमको कम रिटर्न दिया, इस केस में वैल्यू ऑफ MEC विल रिड्यूस. लास्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विच रिड्यूसेस द MEC. अगर हमको लोन या क्रेडिट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है तो हम लोन कम खरीदेंगे, और जब हमारे पास क्रेडिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वैल्यू ऑफ MEC विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.